हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 20 फरवरी साइंस यानी विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 100% आप लोग परीक्षा में जितना क्वेश्चन बनाना है उतना क्वेश्चन आप सही बना सकते हैं। तो जितना क्वेश्चन हम बताएंगे ये सभी क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए और कुछ क्वेश्चन आपको याद होगा, पहले से कुछ क्वेश्चन याद होगा इसी में के। तो जो क्वेश्चन याद नहीं होगा वह क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, नियमों को लिखे। ये प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन आपको याद रखना है क्योंकि ये फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन और दोनों का नियम भी आपको याद होना चाहिए। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन दोनों का दो नियम होता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पर देखिएगा ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। यानी यहाँ पर ये आपतित किरण आ रहा है और यहाँ पर ये परावर्तित किरण जा रहा है और बीच में यहाँ पर अभिलंब है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों यहाँ पर एक ही तल पर हैं। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं, यानी यहाँ पर मुड़ जाती हैं। ये आपतित किरण है और यहाँ से परावर्तित किरण हो गया। तो प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद ये फिगर आपको ज़रूर बनाना है और इसका नियम भी देख लीजिए क्योंकि नियम भी पूछा जाता है। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में इसका PDF मिल जाएगा और हम सेंड भी कर दिया है ग्रुप में। तो इसका नियम देखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन दोनों का दो नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यहाँ पर है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ऊपर में हम लोग फिगर में देखे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन का दो नियम हो गया। तो नियम भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है 2 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, नियमों को लिखे। यहाँ पर अपवर्तन पूछा गया है, वहाँ पर परावर्तन पूछा गया था, यहाँ पर अपवर्तन पूछा गया है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन। सबसे महत्वपूर्ण ये है प्रकाश के अपवर्तन। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में फिजिक्स से। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम अलग अलग प्रकाशीय घनत्व वाले में तिरछा होकर जाता है और वह अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। इसी प्रकाश का अपवर्तन कहता है, यानी इसी को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। एक बार और समझिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अलग अलग प्रकाशीय माध्यम वाले में तिरछा होकर जाता है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। फिगर देखिए, यहाँ पर ये फिगर आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपतित किरण है, आपतित किरण यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा है और इसी मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो ये फिगर आपको बनाना है। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो इस प्रकार से ये फिगर आपको बनाना है और ये अभिलंब है।
तो फिगर बनाने के बाद इसका नियम भी आपको याद होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर में हम लोग देखे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक स्थिर अंक होता है। यहाँ पर नीचे में देखिएगा स्थिर अंक होता है, यानी साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पर आपको लिखना है ये साइन आई बट्टा में साइन आर है। स्थिरांक, इस स्थिरांक को पहले माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं, तो इसका नियम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग यहाँ पर लिखना है, यानी कहाँ कहाँ उपयोग होता है अवतल दर्पण का 3 उपयोग लिखना है। तो पहला यहाँ पर है अवतल दर्पण के उपयोग। पहला है कि हजामत बनाने में बड़े बड़े सैलूनों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद यहाँ पर है कि अवतल दर्पण के उपयोग से डॉक्टर आँख, नाक तथा गले का निरीक्षण करते हैं, यानी जांच करते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग से डॉक्टर आँख, नाक तथा गले का जांच करते हैं। और तीसरा है कि मोटर गाड़ी के अग्रदीपों में परावर्तक सतह के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये 3 उपयोग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब है और ये आभासी प्रतिबिंब है। तो पहला नंबर है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। एक बिंदु पर यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब में नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए, यह उल्टा होता है और ये सीधा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हो। यहाँ पर देखिएगा उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा होता है। वास्तविक का मतलब उल्टा और आभासी का मतलब सीधा। उसके बाद यहाँ पर है वास्तविक प्रतिबिंब में कि यह पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अंतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछा गया है यहाँ पर कि सौर कुकर का चरित्र वर्णन करे। तो इसका उत्तर है कि सौर कुकर एक उदाहरण है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन पकाने के लिए किया जाता है, और इसमें एक परावर्तक सतह जैसे दर्पण होती है जो सूर्य की किरणों को एक ऊष्मारोधी बक्स में केंद्रित करती हैं। बक्स के अंदर खाना पकाने के लिए रखा जाता है और इसे एक कांच के ढक्कन से ढक दिया जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछा गया है यहाँ पर कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती हैं, और इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है, जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें।
यहाँ पर दर्पण है, लेंस भी आपको याद रखना है, अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है और यहाँ पर ये अवतल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, लेकिन अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। उसके बाद है उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन अवतल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफ़ी कम होता है। उसके बाद है यहाँ पर उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा उत्तल दर्पण में कि यह दर्पणों वाहनों में साइड मिरर के काम करता है। यानी साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, ऑब्जेक्टिव में भी हम पढ़ाए हैं, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यह दर्पण वाहनों में साइड मिरर का काम करता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि यह दर्पण वाहनों के अग्रदीप में उपयोगी है, यानी अवतल दर्पण वाहन के अग्रदीप में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। उसके बाद है अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी माइनस का होता है, आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होगा। वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल जो है वह भस्म यानी भस्म के साथ अभिक्रिया करके और क्या बनाता है, तो लवण और जल बनाता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर समझिएगा कि अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यहाँ पर लिखा गया है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है, तो यह एक अम्ल है। और यहाँ पर NaOH ये क्या है, तो यह एक भस्म है। और अभिक्रिया करके यहाँ पर देखिएगा ये लवण हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड और प्लस में यहाँ पर H2O यानी जल। तो यहाँ पर अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, तो सोलर कुकर के परावर्तक सतह के रूप में होता है और चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा यानी गर्मी उत्पन्न होती है। श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी गर्मी उत्पन्न होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है यानी ऊर्जा निकलती है जो ATP के रूप में जमा होती है, जिसे शरीर विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। तो इसका उत्तर है कि बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती हैं। दूसरा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। उसके बाद है कि मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर यानी दाईं ओर यहाँ पर प्लस है, बाईं ओर माइनस है। तो -x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आलेख
आरेख खींचे। यहाँ पर चित्र बनाना है, फिगर बनाना है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का फिगर बनाना है। तो इस प्रकार से फिगर बनाइएगा, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अक्ष के समांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु F पर संचित होती है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिगर बनाइएगा, यहाँ पर इस प्रकार से ये फिगर बनाइएगा। ये उत्तल लेंस है, इस प्रकार से ये फोकस है, फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के यहाँ पर बाद होगा, आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती हैं। यानी अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करे और हीरे का अपवर्तनांक 2 यहाँ पर 42 है, इसका कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक 1 की परिभाषा निर्वात में प्रकाश c और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में दी गई है। हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होता है, अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ तक इसका उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है कि उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग लिखे। यहाँ पर लेंस पूछा गया है, उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखे। तो यहाँ पर 2 उपयोग लिखा गया है। पहला है कि उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। यानी उत्तल लेंस का उपयोग दूर यानी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो यहाँ तक ये 2 उपयोग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती हैं। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती हैं, तो निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से क्या होता है, तो इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि ये निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन, आर्गन ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो यहाँ तक इसका उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पूछा गया है कि प्रत्यवर्ती धारा एवं दृष्टि धारा में अंतर लिखे। यहाँ पर अंतर लिखना है। प्रत्यवर्ती धारा ये AC होता है, दृष्टि धारा ये DC होता है। तो AC और DC में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है। AC यानी प्रत्यवर्ती धारा में पहला नंबर है कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाते हैं। किसमें, तो AC में धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाता है। लेकिन DC यानी दृष्टि धारा में केवल दृष्टि धारा का परिणाम बदलता है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। AC धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है और इसे सुगमतापूर्वक DC में रूपांतरित किया जा सकता है। यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है और यह चालक की ऊपरी सतह पर प्रभावित होता है। उसके बाद है कि इसे उत्पन्न करने में कठिनाई है और इसे AC में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। यह AC की अपेक्षा कम घातक होता है और यह चालक के भीतरी भाग से प्रभावित होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर
एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 20 नंबर है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका उत्तर है हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है और इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है, इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। यहाँ पर लेंस पूछा गया है। ऊपर में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देखे थे, लेकिन यहाँ पर लेंस है। तो ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इसका चित्र भी यहाँ पर बनाया गया है। उत्तल लेंस का चित्र यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाया जाता है और अवतल लेंस का चित्र यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। देख लीजिए, फिगर भी आपको बनाना आना चाहिए। तो उत्तल लेंस में पहला नंबर है कि इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, फिगर में कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि किनारे का भाग पतला होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये बीच का भाग मोटा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, किनारे का भाग मोटा होता है और बीच का भाग यहाँ पर पतला होता है। देख सकते हो, बीच का भाग पतला है। उसके बाद है कि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा यहाँ पर काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित करता है और यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी आर का वैल्यू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है फोकस दूरी, यानी यहाँ पर एफ का वैल्यू पूछा गया है। तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या 20 है, 20/10, यहाँ पर 20/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी, प्लस की होगी। तो इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, फोकस दूरी पूछा गया है, लेकिन परीक्षा में हो सकता है वक्रता त्रिज्या भी पूछा जाए। तो दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला r बराबर होता है 2f और एक फार्मूला होता है f बराबर r/2। तो यहाँ पर ये है वक्रता त्रिज्या का फार्मूला और ये है फोकस दूरी का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पूछा गया है कि विद्युत धारा को परिभाषित कर इसका मान यानी मात्रक लिखे। विद्युत धारा क्या है, तो इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय होता है और इसका सही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं। अतः यह जल न जाए, इसे बचाने के लिए हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। किसको, सोडियम को। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो 24 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग रहने देते हैं और क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए और क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम सभी क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इतना क्वेश्चन ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। 24 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 25 से क्वेश्चन देखेंगे।
तो इतना क्वेश्चन तब तक याद कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। और जितना क्वेश्चन हम बताएंगे साइंस में आप लोग सभी क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 100% परीक्षा में जितना क्वेश्चन बनाना है उतना क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं और फिर से सेंड कर देंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग गूगल पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। सर्च करने के बाद फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।